बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 7 जो है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन। क्या नेम है बच्चों चैप्टर 7 का? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? समाकलन। क्या कहते हैं हिंदी में? समाकलन। इससे पहले बच्चों जो हमारे पास क्लास 12th की मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर है बच्चों हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन या अवकलन। वो आपने जरूर किया होगा, आई होप सो आप सभी को वो आता होगा। तो उसके बाद बच्चों अगर जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको वो करना चाहिए। आज अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। हाँ जी, देखो बच्चों इंटीग्रेशन होता क्या है, समाकलन का मतलब क्या है। समाकलन का बच्चों या इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ठीक है। जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है और ये डिवाइड का साइन है ना बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बच्चों इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन में मैंने अगर लिखा dy बाय dx या dy बाय dx का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास आएगा बच्चों y और एक आता है प्लस के अंदर c आ जाए, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीन समझो बच्चों पहले, जियोमेट्रिकल मीनिंग या इसका बच्चों ज्यामितीय अर्थ। धीरे धीरे एकदम बेसिक बच्चों कंसेप्ट समझ आ जाएगा, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपको फॉर्मूला समझ आ जाएंगे। सारे के सारे जितने भी सूत्र एक्सरसाइज में यूज होते हैं 1 बाय 1 अपने करेंगे। पहले 7.1 का बच्चों बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर 7.2 का बेसिक, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे रिस्पेक्टिवली अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। हाँ जी, अब देखो बच्चों ज्यामितीय अर्थ का मतलब पहले समझते हैं। ये बच्चों मैंने कोई कर्व बनाया, कर्व जिसे हिंदी में अपने कहते हैं वक्र। जैसे इस वक्र की या कर्व की इक्वेशन है बच्चों y इक्वल एफ एक्स का मतलब होता है जैसे कोई ये फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये एक्स की क्यूब में भी हो सकता है, एक्स की पावर में भी हो सकता है, किसी भी पावर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है ये फंक्शन। आई बात समझ। ये कर्व है बच्चों, ये कर्व का फंक्शन जो है कोई भी हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब या एक्स की पावर, कोई भी इंटीजर उसकी फॉर्म में अपने को ये दे सकता है फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा या इनकी पावर्स के अंदर। ये इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। या ये आपको पता है कि फंक्शन 6 टाइप के हैं फिलहाल अपने पास। I4 इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों प्रतिलोम फलन, जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स वाले। एल का मतलब बच्चों लोगरिथम फंक्शन, जो लोग वाले फंक्शन होते हैं हमारे पास। ए का मतलब बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब है बच्चों जिसमें पोलिनोमियल फंक्शन या डिजिट वाले हो जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसे फंक्शन। टी का मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ई की पावर वाले फंक्शन या ए की एक्स वाले फंक्शन, जैसे ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई की पावर जो मर्जी हो, ई की पावर, ई की पावर साइन x, ठीक है, या ए की पावर x वाले फंक्शन, यानी पावर वाले फंक्शन एक्सपोनेंशियल में आ गए। तो इस चैप्टर में बच्चों अपने ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन या समाकलन करना सीखेंगे। अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन या समाकलन का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें ए से बी के अंदर, मैं आपको कहूं कि आपको ये एरिया जो है, ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है या ये वाला एरिया बच्चों आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के बच्चों देखो हमारे पास दो तरीके हैं। इस एरिया को बच्चों अपने रेक्टेंगुलर शीट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आयताकार पट्टियों में। ध्यान से समझ लेना, जियोमेट्रिकल मीनिंग है बच्चों, ये ज्यामितीय अर्थ है। समाकलन का उपयोग क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, थोड़ी सी बात में सारी बात समझा दूं।
कि समाकलन का उपयोग क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है, एरिया फाइंड करने में किसी भी फंक्शन का, जैसे y बराबर fx का। ये बच्चों छोटी छोटी मैंने रेक्टेंगुलर शीट्स में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर लिया। अगर मैं अब आपको कहूं कि बच्चों आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो आप कहोगे कि सर जैसे ये फर्स्ट शीट है या कोई भी शीट है, जैसे ये वाली शीट है बच्चों, तो इसकी बच्चों विड्थ होगी dx और इसकी ये वाली जो लेंथ अपने मान लेते हैं y। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये वाला जो कर्व है ना बच्चों, इधर जो ये कर्व आ रहा है इसको अपने ऑलमोस्ट क्या लेके चलते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अप्रोक्स इक्वल ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी है। कर्व बहुत छोटा होगा ना, जैसे ये कर्व है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ ये ऐसे कर्वेचर की साइड में है, लेकिन अगर अपने इसके छोटे से पार्ट के बारे में बात करें तो ये एक साइड की तरह है, रेक्टेंगल की छोटी सी साइड है जो स्ट्रेट ही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, अप्रोक्स मान लो, इसके अंदर एरर बहुत ही कम है। तो इसलिए इस एक रेक्टेंगुलर शीट का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स। क्या होता है, l इंटू बी होता है। x एक्सिस पे बच्चों ये बाउंड्री बना रहा है, कर्व जो है x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है, ये ओरिजिन। तो बच्चों इस शीट का एरिया क्या हुआ, y इंटू डी एक्स। फिर बच्चों आप इस शीट का एरिया फाइंड कर लोगे, फिर इस शीट का एरिया फाइंड कर लोगे, फिर इस शीट का एरिया फाइंड कर लोगे, इसका कर लोगे, यानी ऑल शीट्स का आप बच्चों एरिया फाइंड करके उन सभी को क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन बच्चों ऐसे तो बस अपना यही काम रहेगा इन सभी शीट्स का एरिया फाइंड करना, ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ने हमें इसका एक सॉल्यूशन बताया कि किसी भी कर्व का आपको अगर एरिया फाइंड करना है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट, या तो एक्स एक्सिस के साथ वो बाउंड्री बनाता हो या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट बाउंड्री बनाता हो, तो अगर आपको उसका पूरा एरिया फाइंड करना है, जैसे ये जो शेडेड एरिया है ये बच्चों अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि इस फंक्शन का है ना इंटीग्रेशन कर दो आप, ये जो फंक्शन है इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट कर रहे हो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट है ना। ये देखो y इंटू डी एक्स है, ये l इंटू बी, ये अभी समझाया था। देखो y इंटू डी एक्स, y की वैल्यू क्या है, क्या बच्चों y इंटू डी एक्स ही है, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू क्या है बच्चों, y तो fx है। तो वो कह रहा है कि आप इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो और इस इंटीग्रेशन की लिमिट लिख दो कि a से b तक जाना है, a से जाना है बच्चों b तक, a से b तक हमें कर्व कवर करना है। तो बच्चों ये जो शेडेड एरिया सारा का सारा आ जाएगा, आपको अलग अलग रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप a से b में इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसको कहते हैं बच्चों, जो नीचे होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों, लोअर लिमिट, हिंदी में कहते हैं इसे निम्न सीमा। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हिंदी में निम्न सीमा। इसे कहते हैं बच्चों अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। इसे कहते हैं उच्च सीमा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है या समाकलन का क्या उपयोग होता है, तो आप क्या बताओगे कि समाकलन का उपयोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इंटीग्रेशन का यूज बच्चों एरिया फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। देखो कौन कौन से इंटीग्रेशन के बच्चों दो टाइप होते हैं कि अगर हमें लिमिट पता हो, अगर हमें लिमिट पता हो तो उसे कहते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम उसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन जैसे अभी एक बताया था ना, a से b लिमिट, हमें लिमिट पता है ना फंक्शन की। जब हमें लिमिट पता हो ना कि इससे इसके बीच में फंक्शन का समाकलन या इंटीग्रेशन करना है, तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं बच्चों। निश्चित समाकलन का हमेशा एक निश्चित आंसर आएगा ही आएगा, डिजिट की फॉर्म में। आपके पास एक कांस्टेंट डिजिट आपको मिलेगी मिलेगी, और वो क्या होगा, उस कर्व का एरिया होगा रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट। जैसे ही बच्चों अगर ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट अपने करते हैं, जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये देखो ये कर्व है, ये इसकी लिमिट मैंने ए से बी लगा दी, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट है इधर वाला, तो वाई एक्सिस पे छोटा सा पार्ट होता है बच्चों dy, और ये जो लेंथ है ना ये x हो जाएगी।
तो अब इसका एरिया हो गया बच्चों ए से बी के बीच में एक्स डीवाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ एक्स होगी और इसकी ब्रेथ कितनी होगी बच्चों डीवाई, एल इंटू बी एक्स डीवाई। तो ये वाला एरिया आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ जो बाउंड्री बना रहा है। तो जब बच्चों लिमिट लगी होती है ना इंटीग्रेशन के ऊपर, समाकलन के ऊपर, तो बच्चों उसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। अगर इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट ना लगी हो तो उसे कहते हैं बच्चों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आराम से बच्चों समझते जाइएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को कहते हैं बच्चों अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन बच्चों हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि लिमिट पुट करना आसान है, लिमिट से सोल्व करना आसान है। अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाते हैं तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ जाएंगे। और हमारी बुक में भी बच्चों सबसे पहले हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही करवाया गया है, समझाया गया है। तो बच्चों अब हम इसके क्या करते हैं, फॉर्मूलाज कुछ देखते हैं। धीरे धीरे समझ आएगा बच्चों, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जैसे अपने कुछ इसके फॉर्मूलाज करते हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन का, जैसे बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएशन होता था ना अवकलन, एक्स की पावर एन का क्या होता था अवकलन। अगर मैं आपसे पूछता कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर पावर आगे आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है। चैप्टर 5 में आपने सीखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, वेरिएबल की पावर एक इंक्रीज हो जाती है और वही अपॉन में लग जाती है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर एक कम हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये सी क्या है? सी बच्चों कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कौन सा है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन के अंदर बच्चों, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा आंसर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हमें पता है कि हमारा आंसर एक निश्चित आंसर आएगा, डेफिनेट आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों हमें प्रॉपर हमारा आंसर नहीं पता होता, इसलिए प्लस में सी आता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक बात कही थी आपको कि जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज लिख के दिखाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि वो फॉर्मूलाज बने कैसे, ठीक है। ये मैंने एक्स की पावर एन का लिख दिया बच्चों। जैसे अब आप एक्स का कैसे करोगे? एक्स की पावर एक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और अपॉन में भी एन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस में सी, तो ये क्या आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी आ गया। ऐसे ही मैं कुछ बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे साइन एक्स डीएक्स का क्या होता है बच्चों? माइनस के कोस होता है। सोचो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों? सिर्फ कोस एक्स था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस होता है। कोस एक्स का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन? ओनली साइन एक्स प्लस में सी। आप साथ के साथ रफ नोटबुक अपने पास रखो और साथ के साथ नोट करते जाया करो। जो जो आपको चीज समझ आ जाए उसे नोट करते रहा करो। यूट्यूब से बच्चों जब भी पढ़ो तो साथ में रफ नोटबुक जरूर रखा करो, ताकि आपको साथ के साथ समझ आता जाए और आप नोट कर लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। tan x का होता है बच्चों log sec x प्लस सी। इसका एक और होता है माइनस के log cos x प्लस सी। ये समझाऊंगा मैं आपको कैसे आते हैं। आपको एक बार तो फील हो रहा होगा कि ये क्या होता जा रहा है, ये कहां से आगे सारे के सारे फॉर्मूलाज, लेकिन अभी अपने समझेंगे बच्चों। cot x का होता है log sin x प्लस सी, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों sec x का log sec x प्लस में tan x प्लस सी। नोट करते रहो साथ के साथ। फिर बच्चों cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस में सी। ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए। ये तो बच्चों जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके मैंने लिख दिए, ठीक है। अब आपको मैंने जो लॉजिक बताया था, कि मैंने जो बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? रिवर्स होते हैं।
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बच्चों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इस बात का मतलब समझो। देखो बच्चों, आपको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है ना। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहां से तुम एक बात समझ लो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। प्लस में c आता ही आता है क्योंकि इंडेफिनेट है। क्या समझे तुम, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x हो गया। ऐसे होता क्यों है, देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है कि dy by dx tan x इक्वल sec स्क्वायर x होता है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ध्यान से समझो। dy by dx tan x क्या है बच्चों, sec स्क्वायर x है। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, या दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो बच्चों इधर क्या बना, देखो dy by dx का इंटीग्रेशन किसका, tan x का, और इधर क्या बच गया बच्चों, sec स्क्वायर x, और ये इंटीग्रेशन का साइन। मैंने क्या बताया था, dy by dx और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया सिर्फ tan x, और इधर क्या गया बच्चों, ये sec स्क्वायर x। ठीक है, देखो बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। ये देखो, ये तो लिखा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट है इसलिए dx आ गया, क्या है tan x। लेकिन तुम कहोगे कि सर ये प्लस c कैसे आ गया साथ में, डिफरेंशिएशन तो इतना ही था कि tan x का dy by dx sec स्क्वायर x ही होता है, तो प्लस c कैसे लिख रहे हो आप साथ में। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे पूछा कि tan x का डिफरेंशिएशन बताओ, आप कहोगे कि सर sec स्क्वायर x होता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताओ tan x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर sec स्क्वायर x ही होता है क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। अब मैं पूछूं बच्चों आपको कि tan x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन बताओ, आप फिर से कहोगे कि सर sec स्क्वायर x ही होता है। तो ऐसे ही बच्चों मैं आपसे पूछूं कि tan x के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहोगे सर sec स्क्वायर x ही होता है। तो इसलिए बच्चों देखो, इधर मैं सभी के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो इधर भी लगाना पड़ेगा। दिस मीन्स ये इंटीग्रेशन और साइन तो कैंसिल हो गया, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो tan x भी है, tan x प्लस 1 भी है, tan x प्लस 2 है, tan x प्लस c भी है। इस बात का मतलब ये है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तो साथ में कौन सी डिजिट है वो हमें नहीं पता कि tan x प्लस 0 था, 1 था, 2 था, 3 था या c था या कोई कांस्टेंट था, हमें नहीं पता होता। इसलिए बच्चों जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी का, तो उसका जो आंसर आता है, जैसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया tan x, तो उसके साथ प्लस में c जरूर लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ था, सिर्फ tan x का हुआ था या tan x प्लस 1 का हुआ था या tan x प्लस 2 का हुआ था या tan x प्लस c का हुआ, हमें नहीं पता। तो हम प्लस में c ऐड कर देते हैं, बस c ऑटोमेटिक डिफाइन कर देगा कि c की जगह 1 था, 2 था या 0 था या कोई और कांस्टेंट था, इसलिए c लगाया जाता है। तो यहां से आप बच्चों एक डिफरेंशिएशन सीखे और एक उससे इंटीग्रेशन सीख गए। अब बच्चों आपको डिफरेंशिएशन सारे आते हैं, आई होप सो आपको सभी याद है। तो मैं 1 बाय 1 बच्चों आपको बोलता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, और आप नोट करते रहना। और आपकी इंटीग्रेशन की जो बुक है बच्चों, उसके सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए, वो आप मैच करते रहो साथ के साथ और नोट भी करते रहो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, क्या लिखा था हमने, माइनस के कोस x प्लस c होता है, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस हो जाएगा। अभी एक आपको लिख के दिखाया था मैंने, sec स्क्वायर x का क्या होगा बच्चों, tan x हो जाएगा प्लस में c। अब मुझे बताओ कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपको ये सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये अवकलन किसका था, तो ये था बच्चों log x का प्लस में c। अब बच्चों बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये सोचना है ये डिफरेंशिएशन किसका था, ये था बच्चों sec x का। तो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन था, sec x का था, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sec x होगा। ठीक है, अब ये बताओ cosec स्क्वायर x dx ये किसका था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये था cot x का था ना, तो माइनस का cot x। तो ये cot x का डिफरेंशिएशन माइनस की cosec स्क्वायर x होता है, इसलिए cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस का cot x। ऐसे बच्चों cosec x cot x
dx क्या हो जाएगा बच्चों इसका माइनस के कोसेक x हो जाएगा प्लस सी। सबसे आसान है बच्चों e की x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो हमेशा क्या आता है बच्चों e की x ही आता है, ये सबसे अच्छा है। e की x का क्या आता है बच्चों e की x ही आता है। e की x के बाद बच्चों a की x, अब आपको पता है a की x का अवकलन क्या होता था डिफरेंशिएशन, a की x log a होता था बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a की x, इसमें log a अपॉन में आ जाएगा, बस ये बात याद रखो log a अपॉन में प्लस में c। तो ये बच्चों मैंने कुछ लिखे हैं इंटीग्रेशन, बाकी आप बुक में से नोट कर लेना, ठीक है। और अब अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा 7.1 के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हाँ जी 7.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करो। इनके बच्चों हमें क्या फाइंड करने हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं, हिंदी में प्रति अवकलज कहते हैं। और निरीक्षण विधि बच्चों इंस्पेक्शन मेथड से अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों sin 2x, क्या क्वेश्चन है sin 2x। इंटीग्रेशन बच्चों हमें फाइंड करना है sin 2x का, x के रिस्पेक्ट ये फाइंड करना है बच्चों। अगर डायरेक्ट बात करें तो अभी आपको बताया था मैंने साइन थीटा का क्या होता है बच्चों माइनस के कोस थीटा होता है ना। और इसके अंदर एक बात याद रखो, फिर अपने याद करो जब डिफरेंशिएशन करते थे तो साइन थीटा का करते थे, फिर थीटा का भी तो करते थे। तो इसके अंदर भी ये थोड़ा सा प्रोसेस है कि साइन थीटा का तो कर दिया माइनस के कोस थीटा, अब इस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है आपको, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। 2x का 2 ये अपोन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में तो बच्चों आगे आ जाता है, इंटीग्रेशन में अपोन में आ जाता है, ठीक है। ये इतनी सी बात याद रखना। अब ये तो मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था इंस्पेक्शन मेथड यूज करना है। इंस्पेक्शन मेथड या कौन सा मेथड लिखा है इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि हिंदी में निरीक्षण वर्ड यूज किया है, तो समझो इस विधि का मतलब क्या है। इस विधि का मतलब है कि जिसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, पहले सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। sin 2x किसका हो सकता है cos 2x का हो सकता है ना। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन सोचना है उल्टा। sin 2x किसका अवकलन है cos 2x का। तो बच्चों dy by dx सिर्फ cos 2x का होता है, या cos 2x प्लस c लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना। देखो कोई दिक्कत cos 2x प्लस c का भी अगर अपने डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो माइनस के sin 2x और 2x का बच्चों क्या आएगा, डिफरेंशिएशन है ध्यान से देखना, माइनस के sin 2x और 2x का बच्चों आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किया अवकलन, अभी समाकलन नहीं किया। इस मेथड से अब हमें यहां से इंटीग्रेशन फाइंड करना है बच्चों, तो बोथ इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ध्यान से देखो इधर बच्चों मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया cos 2x प्लस c, इधर बच्चों ये -2 तो कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, और ये sin 2x। बच्चों एक्चुअली क्या होता है ये dx इधर आ जाता है, ठीक है dx आ जाता है, तभी कहते हैं कि x के रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो बच्चों -2 है ये कहां पे आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा बच्चों sin 2x का इंटीग्रेशन का साइन, और ये क्योंकि x के रिस्पेक्ट हो रहा है इसलिए dx लगा दो साथ में। अब ध्यान से समझो, अब आप इसको देखो और इसको देखो, ये जो -2 है बच्चों cos 2x के साथ अलग कर लेते हैं -1/2, और इस c के साथ बच्चों अलग कर देता हूं -2। इस c के साथ बच्चों अलग करने पर भी क्या फर्क पड़ा कि है तो ये कांस्टेंट ही, है तो ये कांस्टेंट ही। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि sin 2x का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस में बच्चों c, और ये जो c ये किसके बराबर है माइनस के c/2 के बराबर है, कांस्टेंट है ना, इसलिए किसी दूसरे सिंपल किसी और किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन से भी इसको शो कर सकते हो। जैसे मान लो ये कैपिटल C है, ये भी कैपिटल C है ऐसे मान लो। तो देखो इंटीग्रेशन sin 2x क्या है बच्चों
माइनस के कोस 2x अपॉन में 2, ये रहा माइनस के कोस 2x अपॉन में 2। एक बार फिर से देखो, ये निरीक्षण विधि है, ये डायरेक्ट है और ये निरीक्षण विधि है, इंस्पेक्शन मेथड। डायरेक्ट समझो, पहले साइन थीटा का हमने क्या सीखा था, माइनस के कोस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो, अपॉन में लगा दिया करो, 2 आ गया। अब इंस्पेक्शन मेथड में आपको ये सोचना है, थोड़ा सा टिपिकल है इंस्पेक्शन मेथड, ये थोड़े से ही क्वेश्चन है इंस्पेक्शन के, बाकी सारे डायरेक्ट हो जाएंगे, इजी है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में पहले सोचो कि साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसका अवकलन हो सकता है। तो बच्चों आपको पता है साइन 2x कोस 2x का होगा, तो कोस 2x प्लस सी लेके चलो, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो dy बाई dx कोस 2x प्लस सी, कोस 2x का माइनस के साइन 2x और 2x का बच्चों 2 आगे आ गया, अवकलन किया है डिफरेंशिएशन, और c का 0 हो गया। अब बच्चों हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है, क्योंकि हमारा टारगेट तो इंटीग्रेशन फाइंड करने का है, इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगाए, और ये dy बाई dx इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ये -2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, ये दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, और इसको एक नए सिंबल से शो कर दिया c से, ठीक है। आप जो मर्जी सिंबल लगा सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में मोस्टली बच्चों अपने सिंबल c ही लगाते हैं, इसलिए c ही यूज करना। तो देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, माइनस के कोस 2x अपॉन में 2 प्लस में c, और यही हमारा आंसर था। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब है बच्चों हमारे पास कोस 3x जो है उसको समझो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कोस 3x। एक बार तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं, फिर इंस्पेक्शन मेथड यूज कर लूंगा। कोस थीटा का होता है बच्चों साइन थीटा, इंटीग्रेशन किया है, याद रखना डिफरेंशिएशन नहीं। कोस थीटा का साइन थीटा और थीटा का बच्चों 3 अपॉन में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में तो आगे आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। निरीक्षण विधि क्या कहती है, कोस 3 थीटा बच्चों याद करो किसका होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये साइन 3 थीटा का होगा, पक्की बात है, प्लस में सी लगा दो आप, ठीक है, dy बाई dx। तो बच्चों साइन 3 थीटा का कोस 3 थीटा या कोस 3x, और फिर कोस 3x का 3 यहां आ गया, और प्लस में सी। ये देखो बच्चों ये 3 जो अपॉन में आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो जो आगे आता है वही तो इधर चला जाएगा बाद में। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो dy बाई dx का इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस में c इक्वल 3 कांस्टेंट है, c का 0 हो गया था, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन साइन dy बाई dx को कैंसिल कर देगा, तो ये साइन 3x प्लस c 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया बच्चों, इधर क्या आ गया इंटीग्रेशन का साइन कोस 3x dx। अब ये 3 अलग अलग हो जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा साइन 3x अपॉन में 3, और ये प्लस में c बाई 3 को बच्चों c ही लिख दो, क्योंकि है तो कांस्टेंट ही है। तो ये देखो बच्चों, इसको देखो ध्यान से, यही आया अपना कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन 3x अपॉन में 3 प्लस में क्या आ गया बच्चों c जस्ट अ कांस्टेंट, सिंबल अपने ने डिनोट कर दिया। आइसोटी को बात समझ। तो ये बच्चों अपनों इंस्पेक्शन मेथड से इनको सोल्व किया। इंस्पेक्शन मेथड से बच्चों आपके पास कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उनको आप अटेम्प्ट करना, इजी है, ट्राई कर लेना, हो जाएंगे वो। अब मैं आपको बच्चों 5 के जस्ट बाद वाले करवाता हूँ, डायरेक्ट करवाता हूँ अब इंटीग्रेशन कैसे होगा। 7.1 बच्चों समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 7.1 जब समझ आएगी तो उसी के बिहाफ पे फिर बच्चों 7.2 होगी। 7.2 जिसको आएगी वही 7.3 कर पाएगा। आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या होता है कि पीछे वाला सारा बेसिक आगे वाले के अंदर काम आ जाता है, ठीक है। तो अपने 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। 6 क्वेश्चन बहुत इजी है, अब देखो अब आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आपको बस छोटी छोटी आइडेंटिटीज आनी चाहिए अलजेब्रिक, बाकी आपको आता है 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, बहुत आसान है, देखना मैं करूंगा आपको समझ आ जाएगा। 7th है इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन, फिर इक्वल, फिर ये x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं किस तरीके से लिखता हूं ये आप जरूर देखा करो, ठीक है। क्योंकि लिखने का मेथड 12th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिखते किस तरीके से हो क्वेश्चंस को। 8th है बच्चों हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, और 9th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर
प्लस में e की x और dx। हाँ जी, देखिए बच्चों इसके अंदर क्या करना होता है, पहले आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, पहले इंटीग्रेशन का साइन ओनली 3x पे लगाओ और साथ में dx। ये dx इसके साथ भी आएगा, इसके साथ अलग कर देंगे, और 1 का इंटीग्रेशन अलग। अब ध्यान से समझो, 4 कांस्टेंट है, e की x का अभी बताया था, e की x होता है, और फिर मैंने बताया था आप x का भी कर दिया करो डिफरेंशिएशन, 3x का 3, डिफरेंशिएशन में तो आगे आता था, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, अपॉन में। अब बच्चों 1 एक्चुअली क्या है, 1 x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का क्या होगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, अभी समझाया था ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन समझाया था ना आपको, क्या होता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 प्लस में c। तो ये x की पावर 0 है, तो या ऐसे डायरेक्ट याद रखो, 1 का x होता है बस, प्लस में c आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया बच्चों इसका। ठीक है, बिल्कुल आसान। 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया करो, e की x का e की x और 3x का 3 अपॉन में, डिफरेंशिएशन होता तो आगे आया था मल्टीप्लाई में, 1 का x होता है। इसको करो, इसको पहले x स्क्वायर को अंदर लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कट जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, x स्क्वायर का x की पावर n का समझाया था, पावर एक इंक्रीज हो जाती है और वही अपॉन में आ जाती है, और 1 का भी बताया x प्लस में c। बहुत आसान है, साथ के साथ नोट करते रहो। इसके अंदर बच्चों ये 3 टर्म्स है, तो पहले ये इंटीग्रेशन तीनों पे अलग अलग कर दो। a कांस्टेंट है x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट है x dx, और c कांस्टेंट है ओनली dx। तो a कांस्टेंट है x स्क्वायर का बच्चों, x की क्यूब अपॉन में 3, b x का x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c dx का x प्लस में बच्चों c तो यूज हो चुका है, नया कांस्टेंट लिख दो अपनी मर्जी से d, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट तो लिखते ही है, c यूज हो चुका है क्वेश्चन में, तो मैंने d लिख दिया। इंटीग्रेशन इक्वल टू ये x स्क्वायर का अलग करेंगे और e की x का बच्चों अलग कर देंगे। 2 कांस्टेंट है x स्क्वायर का x की क्यूब अपॉन में 3 प्लस e की x का e की x प्लस में c। देखो बच्चों 9 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, जब भी YouTube से पढ़ो तो रफ नोटबुक साथ में जरूर रखा करो, ठीक है, और फॉर्मूलाज याद कर लिया करो साथ के साथ। जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो एक पेज पे पढ़ा करो, उसको लिख के उसकी रिवीजन किया करो साथ के साथ। हाँ जी, इसके साथ बच्चों हमारे पास अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन इक्वल रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ये 10th क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद है 11 नंबर, इंटीग्रेशन इक्वल x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में बच्चों x स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट है dx। 12 नंबर है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन इक्वल x की क्यूब प्लस 3x प्लस में 4 dx अपॉन में बच्चों √x। इन 3 क्वेश्चंस को समझो। इसमें बच्चों पहले आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों रूट हट जाएगा, -2 ये a आ गया बच्चों और ये b आ गया। ये वैसे तो मैं डायरेक्ट -2 लिखने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा इसलिए लिख दिया। देखो √x से √x कट गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, x का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन में 2, 1/x का बताओ चलो क्या होगा इंटीग्रेशन, याद है क्या? 1/x का क्या होगा, समझाया था ना अभी। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सोचो log x का होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, log x समाकलन। और 2 कांस्टेंट है dx का बच्चों x हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c। बिल्कुल आसान है, आराम से समझते जाओ। इसके अंदर बच्चों क्या करो, पहले डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, तीनों के नीचे अलग कर दो, इस हर को तीनों के नीचे अलग, x की क्यूब के अपॉन में अलग x स्क्वायर, 5x स्क्वायर के अपॉन में अलग कर दो x स्क्वायर, 4 के अपॉन में x स्क्वायर अलग कर दो dx। अब ये कैंसिल हो रहे हैं कुछ, तो इनको कैंसिल करो, x की क्यूब x स्क्वायर से कैंसिल होके x रह जाएगा,
और ये 5 रह जाएगा और ये रह जाएगा बच्चों ये एज इट इज और dx। अब ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन x का तो हो गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन में 2, 5 कांस्टेंट है तो dx का हो जाएगा इसके साथ x, क्योंकि ये है ना dx बच्चों, dx कह रहा है इसका भी इंटीग्रेशन करो x dx का, 5x का भी करो और इसका भी करो, इसलिए मैं 5 कांस्टेंट एज इट इज लिख देता हूँ, dx का x होता ही है, तुमको पता है। अब जो -4 है ना वो तो कांस्टेंट है, तो ये क्या रह गया 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर का मैं आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूं, इधर ध्यान से देख लो, मैं इधर डायरेक्ट लिखूंगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो बच्चों हुआ क्या एक्चुअली, ये x की पावर 2 ऊपर जाके -2 होगी, फिर इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर 1 बढ़ा दो प्लस कर दो और वही अपॉन में लगा दो, तो बच्चों ये क्या बन गया x की पावर -1 अपॉन में -1, तो ये बन गया देखो x की पावर -1 को अपने लिख सकते हैं 1/x और ये माइनस यहाँ लगा दिया, तो क्या समझे आप 1/x स्क्वायर का होता है माइनस के 1/x, तो ये तो माइनस के 4 तो कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर का माइनस का 1/x और प्लस में c, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस में 4/x प्लस में c, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इसमें भी बच्चों अलग अलग करो रूट x को, x की क्यूब के अपॉन में अलग कर दिया। इन ब्रैकेट्स को ध्यान से समझो, मैं जो ब्रैकेट लगाता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ब्रैकेट, कोई भी अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। 3x अपॉन में रूट x, 4 अपॉन में रूट x dx। अब x की क्यूब है बच्चों, ये पावर हाफ है, तो पहले है ना इसको सोल्व करो, 3 में से ये हाफ पावर जाएगी तो बच्चों क्या बचेगा, 3 में से आधा गया 2.5 या 2.5 को लिखा जाता है 5/2, और ये बच्चों बनेगा रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स से एक्स कटेगा तो रूट एक्स ही बचेगा, और ये एज इट इज। इसे वैसे आप x की पावर -हाफ भी लिख सकते थे ऊपर ले जाके, ये ब्रैकेट। अब देखो x की पावर 5/2 का क्या होगा, 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/2 प्लस 1 पता है अपने को 7/2 होता है, और नीचे 7/2 लिखेंगे तो 7 नीचे 2 ऊपर, रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ, तो बच्चों पावर हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 यानी 3/2, और ये रहा 3 और ये बाय 2 ऊपर चला जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 4 कांस्टेंट है, रूट एक्स का बच्चों मुझे पता है 1 जो रूट एक्स होता है ना 1/√x, इसका होता है 2√x। हुआ कैसे, ये x की पावर हाफ है, इसको ऊपर ले गए -हाफ हो गया, फिर 1 बढ़ा दिया और वही डिनोमिनेटर में लगा दिया, देखो 1 में से आधा गया आधा, यानी ये क्या बन गया, ये तो बन गया रूट एक्स, क्या बन गया रूट एक्स, और ये हाफ बच गया और हाफ को घूम के ऊपर जाएगा 2√x, यानी याद रखो आज के बाद हमेशा भविष्य के लिए 1/√x क्या होता है 2√x प्लस में c, ठीक है। ये प्रोसेस आप भी रफ नोटबुक में करके देखा करो, एक बार बच्चों करके देख लिया ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मेन फंडा यही है कि आपको कितना याद है, डेटा कितना स्टोर है आपके दिमाग में, लॉजिक बाय चलते जाओ और डेटा को स्टोर करके रखो और इसकी रिवीजन करो, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन कितने के लिए 12 कर लिए, इस वीडियो में बच्चों अपने 15 क्वेश्चन कर लेते हैं ओनली, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लासमेट है उनके साथ बच्चों शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए, वो भी कर सके। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास 14 नंबर, इंटीग्रेशन 1-x√x dx, और 15 नंबर है बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन इक्वल √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। हाँ जी देखो, इंटीग्रेशन इक्वल बच्चों पहले इस √x को अंदर ले आओ, √x बन जा √x माइनस, और ये √x बच्चों x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2 बनेगा, समझे बात को, ये 1 और ये आधी है तो 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 को 3/2 लिखा जाता है, ये dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो, ये x की पावर हाफ है तो x की पावर हाफ का हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा x की पावर, ये मैंने अब लिख दिया
3/2 प्लस 1, अदरवाइज मैं ये डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और देखो ये तो हो गया x की पावर 3/2 और ये भी 3 और ये बाई 2 ऊपर, ये हो गया बच्चों 2 1 2 प्लस 3, ये 5/2 हो गया ना 5/2, ये 5 और ये 2 प्लस में c। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को बच्चों सोल्व करने के लिए इस रूट x को अंदर ले आओ पहले। 3 x की पावर ये 2 है और ये हाफ है, तो ये हो गया बच्चों 2 और हाफ, 2 है ना, ये 5/2 हो गया dx। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख लिया करो बच्चों इंटीग्रेशन से। ठीक है, लॉजिकल सही रहेंगे फिर अपने। ये रूट x को x से करेंगे तो x की पावर 3/2 dx, और ये भी 3 कांस्टेंट है, रूट x को ये रूट x ही रहेगा dx। अब कर दो 3 x की पावर 5/2 का एक जोड़ेंगे बच्चों तो ये 7/2 बन जाएगा। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा क्या बनता है। ठीक है, ये 2 है, ये x की पावर ये 5/2 बन जाएगा, ये 5 आ गया, 2 ऊपर आ गया, 3 ये x की पावर आधी है तो आधी बन जाएगी 1.5, 3/2 ये 3 और ये 2, इस 3 से 3 काट दो प्लस में c। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 2 ही रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में क्या किया, इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है क्लास 12 थी 7.1 का मतलब बेसिक भी समझा, कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे और उसके हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट किए। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। रफ नोटबुक में बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, खूब मन लगा के पढ़ो अच्छी तरीके से। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के हो या इंटीग्रेशन के हो, उनको पैरेलल पढ़ा करो। जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन है और ये इसका इंटीग्रेशन है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा बच्चों हमने कोस एक्स अवकलन, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस के कोस एक्स। तो ऐसे आप इनको पैरेलल पढ़ा करो सुबह दोपहर शाम इस तरीके से। फॉर्मूलाज क्या है बच्चों, फॉर्मूलाज कंसेप्ट होता है, ठीक होता है कि उनके बिना फिर अपने आगे कैसे चलेंगे। तो वो 1 बाय 1 अगर आपको आते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस को कभी ऐसे मत रखा करो कि हाँ भाई आज एक्सरसाइज की है तो 10 दिनों बाद प्रैक्टिस, इतने में तो सारी की सारी भूल ही जाओगे ये सारी की सारी। तो साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू, आप सभी ने ये वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने नेक्स्ट का बेसिक करेंगे। थैंक यू।